गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 6 को, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसे हम लोग न्यू एनसीईआरटी बुक से पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हर एक लाइन को पढ़ेंगे। जो भी इन लाइंस में क्वेश्चंस हमें मिलते जाएंगे उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। आप थोड़ा वीडियो को फास्ट करके देखो, 1.5x पर देखो तो ये वीडियो जल्दी समाप्त हो जाएगा। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि आपके लाइफ से रिलेटेड है और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत अच्छा से आप इसे समझ पाओगे इस सेशन में। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहला तो हमें ये समझना है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। जनन, तुम जानते हो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अपने ही तरह के, अपने ही जैसे जीवों को जन्म देते हैं और उनके जन्म देने की प्रक्रिया ही क्या है? रिप्रोडक्शन है। तो हमें रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ना है। क्लास 7 में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को पढ़ा था। तो भाई रिप्रोडक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? तो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे कि न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द पेरेंट और पेरेंट्स। ओके, अब देखो इसको एक और तरीका से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड। यानी एक ऐसा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे जीवों को जन्म देता है। तो ये दोनों डेफिनेशन में से कोई भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो यही है रिप्रोडक्शन। सिंपली तुमने समझा कि अपने ही जैसे जीवों को जन्म देना ही क्या है? रिप्रोडक्शन। जैसे तुम देख सकते हो जो ह्यूमन है उसका यंग वन क्या होता है, यानी उसका बच्चा क्या होता है? बेबी कहलाएगा। कैट अपने बच्चे किटन को जन्म देगी, डॉग से पप्पी होगा, ठीक है। बटरफ्लाई क्या करेगा? कैटरपिलर को जन्म देगा, हेन चिक को जन्म देगा, काउ काल्फ को, और फ्रॉग टैडपोल को। इस तरीके से देख सकते हो कि ये जो एनिमल्स हैं उनके यंग वंस हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आ रहे हैं। अब हम लोग अपने एनसीईआरटी को देखेंगे, हर एक लाइन को हम पढ़ेंगे और उससे जो भी क्वेश्चन आएगा उन सब को भी हम लोग देखते चले जाएंगे। डू यू रिकॉल द प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस? तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? डाइजेशन के बारे में पढ़ा है, सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा है, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है, कक्षा 7 में भी पढ़ा है। These processes are essential for the survival of every individual। तो तुम देखोगे किसी भी इंडिविजुअल के लिए या किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए ये सारी प्रोसेस क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम लोग लाइफ प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, जो कि कक्षा 10 में तुम पढ़ने वाले हो। तो जो भी जीवित प्राणी है उसमें डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ये सारी प्रक्रियाएं, इसी के साथ एक्सक्रीशन, ये भी तुमने क्लास 7 में पढ़ा है, वो होना जरूरी है। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये हम लोगों ने पढ़ा है कब? क्लास 7 में हम लोगों ने पढ़ा है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। यहाँ से एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा है, रिप्रोडक्शन आखिर हो क्यों रहा है? तो कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, यानी कि किसी एक जाति, कोई भी जीव है वह खास जाति से रिलेट करता है। जैसे ह्यूमन क्या है? एक खास स्पीसीज है, कैट भी एक खास स्पीसीज है, डॉग भी खास स्पीसीज है, बटरफ्लाई, हेन, काउ, फ्रॉग, ये जितने एग्जाम्पल दिखे जा रहे यहाँ पर दिए गए हैं वे खास स्पीसीज से रिलेट करते हैं। अब ये स्पीसीज विलुप्त ना हो इसके लिए क्या करना होगा? रिप्रोडक्शन होगा। तो तुम देखोगे ह्यूमन अपने ही जैसे जीव को जन्म दे रहा है, कैट अपने ही जैसे जीव को जन्म दे रहा है। इस कारण से जो नया जनरेशन आएगा वो क्या होगा? इसी का कॉपी होगा। फिर वह फिर से रिप्रोडक्शन करेगा तो एक और नया जनरेशन आएगा, फिर नया जनरेशन रिप्रोडक्शन करेगा तो और नया जनरेशन आएगा। इस तरीके से रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, यानी ये इस तरीके से कंटिन्यू होते जा रहा है, एक के बाद दूसरा जनरेशन आ रहा है और उसी प्रकार के ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पृथ्वी पर बने हुए हैं।
लेकिन यदि ये जो कैट है नेक्स्ट जनरेशन इसका आए ही ना तो क्या होगा, तो ये फिर विलुप्त हो जाएगा, इसका जो जनरेशन है वो आगे की ओर नहीं बढ़ेगा, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज नहीं होगा। तो ये तुम याद रखना कि वाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, तो ये आंसर है कि कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज के लिए रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत जरूरी है। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस। अब तुम वही देखो, यदि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ही नहीं करता, ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं करता, तो क्या नेक्स्ट जनरेशन आता? आंसर है नहीं आता। यानी ये ह्यूमन स्पीसीज क्या हो जाता, डिलीट, एकदम गायब हो जाता, यानी कि ये क्या हो जाता, एक्सटिंक्ट हो जाता। कैट यदि न्यू जनरेशन नहीं प्रोड्यूस करता है तो ये भी क्या हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखोगे कि यदि कोई और मतलब एक स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म सब के सब उस स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना छोड़ दे तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kind of individuals। देखो कितना important लिख रहा है, similar kinds of individuals, यानी कि रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है कि उसी प्रकार के जीव का जन्म होगा। सिमिलर, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा लेकिन सिमिलर बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब एक जनरेशन के बाद उसी प्रकार का इंडिविजुअल आएगा, नेक्स्ट जनरेशन में फिर आएगा, फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन में। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स आर कमिंग, दिस इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन, या फिर बोलेंगे कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। गेटिंग? तो ये सारे चीज़ें तुम्हें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। किसी एक खास इंडिविजुअल के लिए रिप्रोडक्शन का महत्व नहीं है। जैसे मान लो कि एक कोई व्यक्ति है, वो कभी भी रिप्रोडक्शन किया ही नहीं है, तो क्या इसके लिए वो हार्मफुल है? तो आंसर है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनका नेक्स्ट जनरेशन नहीं आता है, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन पूरा यदि जाति ही रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, यदि पूरा स्पीसीज ही रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, तो उस स्पीसीज पर खतरा मंडराने लगेगा और वो एक्सटिंक्ट भी हो जाएगा। You have already learned in your previous class about reproduction in plants. In this chapter we shall learn how reproduction takes place in animals. तो पिछले क्लास 7 में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को पढ़ा है। इस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को देखने वाले हैं। तो रिप्रोडक्शन अब तो तुम्हें अच्छे समझ में आ रहा होगा कि अपने ही जैसे जीवों को जन्म देना ही क्या है, रिप्रोडक्शन है। आगे हमारा नेक्स्ट 6.1 modes of reproduction. Have you seen the young ones of different animals? बिल्कुल, बहुत सारे जीवों के यंग वंस को तुमने देखा है, उन्हें बढ़ते हुए भी देखा है और वापस से उन्हें एडल्ट होते हुए भी तुमने जरूर देखा है। Try to name some of the young ones by completing table 6.1 shown in example। तो ये मैंने बताया तुम्हें। You must have seen the young ones of various animals being born. Can you tell how chicks and caterpillars are born? How are kittens and puppies born? तो ये कैसे जन्म लेते हैं? तो बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन, और ये रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है वही हमें यहाँ पढ़ना है। Do you think that these young ones looked the same before they were born as they do now? Let's find out। तो यहाँ पर देखोगे यही सब बता रहा है कि यहाँ पर अब हमें रिप्रोडक्शन का जो टाइप है उसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। जस्ट एज इन प्लांट्स देयर आर 2 मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, दीज आर। तो व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स? दीज आर ऑल्सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गेटिंग? तो देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को हमें समझना है। बच्चों, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें यूजुअली क्या होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल। तो ये 2 इंडिविजुअल्स होते हैं।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा यूजुअली कि दो इंडिविजुअल्स होंगे और दो इंडिविजुअल्स में स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे मेल जो है वह क्या करेगा, मेल गैमिट को बनाता है, फीमेल से फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है, फिर ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, इससे जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और फिर एम्ब्रियो से यह डेवलप करके बेबी का फॉर्मेशन करता है। ओके, गेटिंग यू ऑल कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यूजुअली जनरली इसमें दो इंडिविजुअल होते हैं, मेल एंड फीमेल, और यहाँ पर मेल के द्वारा एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेल गैमीट, और फीमेल के शरीर में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल बनता है जिसे बोलते हैं फीमेल गैमीट, और इन दोनों के फ्यूजन से फिर जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है और बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो तुम यहां से एक क्वेश्चन पूछो कि क्या सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑलवेज वी नीड टू इंडिविजुअल्स, तो आंसर है नो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म में ही उसी में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों बनेगा एक ही इंडिविजुअल में। इसको हम लोग बाइसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर मेल गैमिट है वह भी बनेगा, फीमेल गैमिट भी बनेगा, और इनका क्या होगा, इनका फर्टिलाइजेशन होगा जिससे जाइगोट बनेगा और फिर आगे का प्रोसेस होगा। जैसे फ्लावर्स में तुमने पढ़ा था कि एक सिंगल फ्लावर में ही यदि सिंगल फ्लावर है तो सिंगल प्लांट में, मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, इसी प्लांट में ये फ्लावर आया और इस फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों हैं। ये देखो, ये है इसका फीमेल पार्ट और ये है मेल पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फ्लावर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें पेरेंट क्या है, सिंगल है, यानी सिंगल इंडिविजुअल ही इसमें भाग ले रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और सिंगल इंडिविजुअल में जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, तो मेल पार्ट में मेल गैमिट बनेगा, फीमेल पार्ट में फीमेल गैमिट बनेगा, और फिर ये वही आगे प्रोसेस बढ़ेगा। तो यहाँ से बात तो क्लियर हो गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई ज़रूरी नहीं है कि दो इंडिविजुअल ही हो, लेकिन जो यूजुअली हम अपने आसपास एनिमल्स देखते हैं उसमें तो दो इंडिविजुअल देखने को मिलेंगे। जैसे ये जो जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हो तुम, इनमें सब एक मेल होगा, एक फीमेल, मेल कैट होगा, फीमेल मेल, फीमेल मेल, फीमेल मेल, फीमेल, देख रहे हो ना। तो यहाँ दो इंडिविजुअल्स रहते हैं। जैसे ह्यूमन में तो तुम जान रहे हो एक मेल है एक फीमेल है, मेल मतलब बॉयज़, फीमेल मतलब गर्ल्स, तो दोनों के मिलने से ही, यानी कि मेल के शरीर में एक स्पेशल सेल बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे मेल गैमीट, और फीमेल के शरीर में स्पेशल सेल बनेगा जिसको बोलेंगे फीमेल गैमीट, और दोनों के मिलने से फिर ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। समझ गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ क्लियर देख सकते हो, व्हेन मेल गैमीट and female gamete are involved in reproduction, it is called as sexual reproduction। तो ये डेफिनेशन तुम यहाँ पर लिख सकते हो। क्वेश्चन है व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आंसर क्या है, when मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। अब बोलोगे सर ये मेल गैमीट क्या है, फीमेल गैमीट क्या है, मैंने बता दिया कि जो मेल होता है उसके शरीर में एक स्पेशल सेल का फॉर्मेशन होगा जिसे मेल गैमीट कहेंगे, फीमेल के शरीर में फीमेल गैमीट बनेगा। इसको आगे बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, मैं तो अभी यहाँ शुरुआत में तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट जब इन्वॉल्व होंगे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गेटिंग। अब आते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। तो भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो उसमें सिंगल पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट, यानी कि इसमें टू इंडिविजुअल्स का कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्सुअल में हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें टू इंडिविजुअल्स हो भी सकते हैं
और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट से ही न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे? तो रिप्रोडक्शन इन विच नो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जिसमें ना मेल गैमीट बन रहा है ना फीमेल गैमीट बन रहा है, डायरेक्ट सिंगल पेरेंट से ही नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तुम्हारे पास और बेहतरीन यदि कोई डेफिनेशन होगा तो तुम उसे लिख सकते हो। तो अब देखो, हमें अभी पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक उदाहरण है जैसे हाइड्रा। हाइड्रा भी एक क्या है? एनिमल है। तो हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है वह बर्डिंग के द्वारा होता है। देखो क्या होता है, जो हाइड्रा एनिमल है एक, उसमें एक आउटग्रोथ निकलता है इस तरीके से, और ये जो आउटग्रोथ है फिर डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से जो हाइड्रा हुआ वह एनिमल हुआ, लेकिन उसमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे एनिमल्स में भी देखे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लेनेरिया वगैरह में भी क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ना है अभी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलो यहाँ पर देखते हैं अपने एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है। मैं बहुत कोशिश करूँगा कि हर एक लाइन तुम्हें समझ में आ जाए। Try to recall reproduction in plants which you studied in class 7. Yes, we have read. हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 7 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और वहाँ सेक्सुअल भी एसेक्सुअल भी दोनों पढ़ा है। You will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts. अभी तुरंत तुम्हें दिखा दिया कि ये जो प्लांट है यदि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, लेकिन यदि हम लोग बोल रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो इसमें मेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट होगा। मेल पार्ट में क्या बनेगा बच्चों? मेल गैमीट बनेगा। फीमेल पार्ट में फीमेल गैमीट बनेगा। फिर ये दोनों क्या करते हैं? फ्यूज़ करते हैं, मतलब मिलते हैं। फिर जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो किस चीज़ में होता है? सीड में होता है। तो ये सब हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। कैन यू नेम दीज पार्ट्स? बिल्कुल। जो मेल पार्ट है वह क्या है? उसे हम लोग स्टामेन के नाम से जानते हैं, और जो फीमेल पार्ट है उसको हम लोग पिस्टिल के नाम से जानते हैं। ये तुमने पढ़ा है। तो क्या इसको अभी पढ़ना? नहीं भाई, ये हम लोगों को पढ़ना नहीं है, पीछे की बातें बताया जा रहा है। इन एनिमल्स ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। तो जैसे मैंने बताया कि एनिमल्स में भी, जैसे कि प्लांट्स में डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट थे ना, मेल पार्ट है फीमेल पार्ट है, वैसे एनिमल्स में भी डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे। यानी फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो मेल से बिल्कुल अलग होगा, दोनों के खास रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे। लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स। यही तो मैं बता रहा हूँ कि जो मेल है वह मेल गैमिट बनाएगा, मतलब कि जो मेल है उसके शरीर में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है, और जो फीमेल है उसका भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसमें फीमेल गैमिट बनेगा। और ये दोनों गैमिट फिर क्या होते हैं? फ्यूज़ करते हैं, यानी मिलते हैं। तो ये जो मेल गैमिट है फीमेल गैमिट है ये फ्यूज़ करेगा, फ्यूज़ करके जाइगोट बनेगा। अब ये फ्यूज़न को हम लोग फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, जो कि आगे मैं बताऊंगा। और यही जो जाइगोट है फिर डेवलप करता है और एम्ब्रियो बनाता है। क्या बनाता है? एम्ब्रियो। और फिर यही जो एम्ब्रियो है फिर बेबी में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट होगा, ठीक है। चलो, इट इज द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। तो यही जो जाइगोट है वह एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा और फिर न्यू इंडिविजुअल बनेगा। तो ये जो बात लिखा है यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दिखाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये प्रोसेस होता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, देखो यहाँ जो एनसीईआरटी है इसमें कैसा डेफिनेशन बोल रहा है कि दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन beginning from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction।
तो ये भी तुम लिख सकते हो, तुम्हारे एनसीईआरटी का है, लेकिन मैंने थोड़ा अलग यहाँ पर बताया है। When male gamete and female gamete are involved in reproduction, it is called as sexual reproduction। तो भाई तुम्हारी मर्जी, जो मन है लिख सकते हो, या मैं ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि यही तुम्हें एग्जाम में लिखना है। यदि तुम्हारे टीचर्स ने और बेहतरीन रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन लिखा है तो वो भी तुम लिख सकते हो। लेट्स फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमन एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। यानी कि अभी हमें ह्यूमन में रिप्रोडक्शन को पढ़ना है। तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन, ये देखो ये आ गया तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो क्लास 10 में और भी डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो यदि बात किया जाए कि ह्यूमन में जो मेल होता है उसका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, तो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये टेस्टिस। क्योंकि ये जो टेस्टिस है बच्चों, इसी में मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग स्पर्म के नाम से भी जानते हैं। तो ह्यूमन में या इसी तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स है, अदर ऑर्गेनिजम्स है, उनमें टेस्टिस पाया जाएगा, जो कि मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये टेस्टिस कितना है, संख्या में 2 है देखो, और इसी में मिलियंस ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और यही स्पर्म अल्टीमेटली किससे मिलता है, ओवम या एग से, जो कि फीमेल इसको प्रोड्यूस करती है, और दोनों मिल करके फिर जाइगोट बनाते हैं। एक ही चीज़ में बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में वो बैठ जाए। इसके बाद ये देखो, दूसरा जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम लोग बोलेंगे स्पर्म डक्ट। जो दिख रहा है वही हम लोग देखेंगे। तो देखो, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को बोल रहा है स्पर्म डक्ट। ठीक है, तो ये हो गया स्पर्म डक्ट। उसके बाद ये देखो पेनिस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो ये भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो जो स्पर्म होता है वो कहाँ बनता है, तो इसी टेस्टिस में बनता है। और जब इस स्पर्म इस टेस्टिस में बनता है तो उसके बाद ये इस तरीके से बाहर आता है। ये देखो यही पाथ है जिससे वो बाहर आएगा, यानी स्पर्म डक्ट से होता हुआ वो बाहर आता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जिसका सिक्रीशन इसमें मिलता है, और फिर वह इस तरीके से बॉडी के बाहर चला जाता है। ये देखो, ये स्पर्म बॉडी के बाहर चला जाएगा, और जब ये बॉडी के बाहर जाएगा तो फिर ये फीमेल के बॉडी में चला जाएगा, और ये जो स्पर्म है फीमेल के बॉडी में जाकर के ओवरी से यहाँ पर निकलेगा एग, और इस एग से वो क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा। तो ये सारा प्रोसेस है जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे मैंने बताया था, तो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर इज टेस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्टिस बोल रहा है और इसको सिंगुलर को टेस्टिस कह रहा है। तो इस तरीके से अ पेयर ऑफ, पेयर मतलब 2 है, तुम देख भी सकते हो ये 2 की संख्या में है ये टेस्टिस। अब देखो, 2 स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या हो गया, जो क्लास 8 में लिखा गया है वही हम लोग पढ़ रहे हैं। 10th में बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। तो ये टेस्टिस हो गया तुम्हारा, फिर ये स्पर्म डक्ट हो गया और पेनिस, तो यही हम लोग को पढ़ना है, बात खत्म। द टेस्टिस बोलता है प्रोड्यूस द मेल गैमिट कॉल्ड स्पर्म्स। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से पार्ट होंगे, तो तुम्हें वो लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ही आता है कि जो मेल गैमिट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। शुरू से ही तुम्हें मेल गैमिट फीमेल गैमिट बता रहा हूँ मैं। तो जो यहाँ पर मेल गैमिट बन रहा है उसका स्पेशल अब नाम देना है। तो ह्यूमन में जो मेल गैमिट बन रहा है उसका स्पेशल नाम क्या हो गया, स्पर्म हो गया। ठीक है, और जो फीमेल गैमिट बन रहा है उसको हम लोग ओवम कहेंगे, जो कि आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अब बोलता है मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। ये बोलता है कि जो टेस्टिस है उसके द्वारा जो स्पर्म तैयार किया जाता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म बनता है। मिलियंस, 1 2 10 20 नहीं, मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं। लुक एट फिगर 6.2। वेयर इज 6.2? सो दिस इज 6.1 एंड दिस इज 6.2। तो यही है ह्यूमन स्पर्म। तो देखो मैं ऐसे दिखा रहा था बार बार, ऐसे करके ऐसे, तो उसी को यहाँ डिटेल में दिखाया गया है। तो तुम यहाँ पर एक स्पर्म को देख सकते हो, इस स्पर्म का क्या क्या भाग है। तो ये है तुम्हारा हेड,
फिर ये है मिडिल पीस, और फिर इसके बाद ये उसका पूंछ आ जाता है यानी कि टेल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो नाम लिखा हुआ है एटलीस्ट तुमको वो याद कर लेना है। तो ये हो गया हेड स्पर्म का, ये हो गया मिडिल पीस, और ये हो गया टेल। तो क्या इतना बड़ा होता है ना, ये माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे छोटे होते हैं, तुम्हें यहाँ पर ऐसे बड़ा करके दिखाया गया है। विच शोज द पिक्चर ऑफ अ स्पर्म। तो नाउ तुमसे पिक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बोलेगा मेक अ डायग्राम ऑफ, या फिर बोलेगा मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म, तो ये तुम्हें बनाना होगा। या फिर बोलेगा मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो इसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, ये सब ऑर्गन्स मिल करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। दो बोलता है स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज हेड, मिडिल पीस एंड अ टेल। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि स्पर्म में कौन कौन से भाग होते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ हेड, मिडिल पीस एंड अ टेल। डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल। ये एक सिंगल सेल है, यही जान लो बिल्कुल भी कि ये क्या है, सिंगल सेल है। इंडीड ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। देखो कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या स्पर्म क्या है, तो एक सिंगल सेल है विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। अब इसमें बहुत सारे सेल के कंपोनेंट्स जो होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पर देखो किसमें माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में पाया जाता है ना। तो इस तरीके से एक जो ह्यूमन स्पर्म है इसमें सारा कुछ मिलेगा। इसमें न्यूक्लियस भी मिलेगा, न्यूक्लियस में डीएनए भी मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें क्रोमोसोम भी मिलेगा। ठीक है, तो सारा चीज़ इसमें मिलेगा, ये जान लो। अब आ गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर क्या क्या है, यहाँ देखो। तो सबसे पहले ये जो दिखा रहा है ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और सिस्टम में ये सब ऑर्गन्स लगे हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सबसे मेन ऑर्गन कौन सा है, तो सबसे मेन ऑर्गन होता है ओवरी। ओवरी फीमेल में ओवरी, मेल में क्या है टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी। क्यों, क्योंकि ओवरी में ही एग का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट क्या है स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या है एग या ओवम। तो इन दोनों के ही फ्यूज होने से जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से बेबी बनेगा। तो देखा तुमने यहाँ पर ये जो एग प्रोड्यूस हो रहा है वो किस में हो रहा है, ओवरी में। इसके बाद ये देखो ये है, यही है फेलोपियन, यहाँ पर देखो ये है फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट इसको बोलते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हो ये है ओवरी, अरे ओवरी कह रहा हूँ मैं, यूटेरस है। ये क्या है, यही है यूटेरस। तो तीन नाम ही याद करना है तुम्हें। ओवरी देखो, अभी ओवरी भी एक पेयर ऑफ ओवरी है, पेयर। फिर ओविडक्ट हो गया, ये भी ओविडक्ट हो गया, यह भी पेयर में है। और ओविडक्ट कहाँ खुल रहा है, तो ओविडक्ट खुल रहा है तुम्हारा यूटेरस में। तुम यदि ध्यान से देखोगे तो स्पर्म इस तरीके से यहाँ से क्या होता है, इंटर करता है, और यही स्पर्म जब आगे जाएगा तो यहाँ से क्या रिलीज हुआ, एग, तो एग भी आगे जाएगा, और एग और स्पर्म यहीं पर आके कहीं मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे, पीसी ओविडक्ट में मिलेंगे, या तो इधर भी हो सकता है ये प्रक्रिया। और मिलने के बाद जाइगोट बनाएंगे, और फिर ये जो जाइगोट बनाए फिर एम्ब्रियो बनेगा, और ये जो यूटेरस है इसी में बेबी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं सिंपल, और आगे हम लोग डिटेल में भी पढ़ते चले जाएंगे। तो क्या क्या बोल रहा है, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, फिलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं इसको, ठीक है, एंड द यूटेरस। ये याद रखो, क्वेश्चन पूछेगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो ओविडक्ट में होता है या फेलोपियन ट्यूब में होता है। देखा है क्वेश्चन। बेबी का डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो यूटेरस में बेबी का डेवलपमेंट होता है। एग कहाँ बनता है, तो ओवरी में एग बनता है। देखा, यहाँ से 3 क्वेश्चन तुम्हारे आ गए। तो इस तरीके से हर एक लाइन से क्वेश्चंस बनते जाएंगे। द ओवरी प्रोड्यूसेस, देख लो क्या बोल रहा है, फीमेल गैमेट्स, और इस फीमेल गैमेट का नाम क्या है, ओवा, एग्स, या फिर ओवम इसको बोलेंगे। देखो यहाँ पर ओवम लिख रहा है, ठीक है। तो ओवम क्या हो गया, सिंगुलर को ओवम बोल रहा है ना।
यहाँ हम लोग बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो बोलता है इन ह्यूमन बीइंग्स अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। इसको बहुत अच्छे से तुम्हें समझना होगा इस लाइन को। क्या बोलता है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये है ओवरी, ये देखो यहाँ पर क्या है ओवरी, और ये ओविडक्ट है, ये सब तुम्हें पता है। तो बोल क्या रहा है, इस ओवरी से हर एक महीना, या तो पहले महीना में मान लो इस ओवरी से एक एग रिलीज होगा, तो दूसरे महीना इस ओवरी से एक एग रिलीज होगा। समझ गए? यानी कि कुल मिला के सिर्फ वन एग ही क्या होता है, रिलीज होता है। बस इतना ही समझना है। हम लोगों ने क्या देखा था कि जो ये टेस्टिस है उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म बन रहे हैं। जो मेल होता है उसमें स्पर्म्स की संख्या मिलियंस में होती है, एक दो नहीं होती है। लेकिन यदि ओवरी की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही एग का फॉर्मेशन होता है एक महीना में। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए मैंने इसे बताया। अब चलो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ लो, फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ। क्या बोल रहा है, बोलता है इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर एग। अच्छा, ये जो एग होता है वो मैच्योर्ड होता है, ये भी देखो, तो उसको मैच्योर होने में टाइम लगता है, तो इसलिए एक महीने में रिलीज होता है। इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट। चलो यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो ओवरी से एग निकलता है वह कहाँ जाता है, तो आंसर कहाँ क्या है, ओविडक्ट में जाता है। ओवरी निकलता है फिर ओविडक्ट में जाता है। दिख रहा है ये तुम्हें? अब चलो, बाय वन ऑफ द ओवरीज, यानी सिर्फ एक ओवरी से ही ये एग निकलता है एवरी मंथ, प्रत्येक महीना। अब क्या बोल रहा है, यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। ये भी मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो यूटेरस है ये थैलेनुमा संरचना है, जो क्या होता है, फैलता भी है, और इसी में बेबी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ये सब मैंने बताया तुम्हें। अब इसी को हर एक लाइन को पूरा डिटेल बताते जा रहा हूं मैं। लाइक द स्पर्म द एन एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। अब बताओ बच्चा लोग, ये स्पर्म क्या है, स्पर्म सिंगल सेल्ड होता है, जिसमें सेल के सारे भाग होते हैं। वैसे ही तुम देखोगे जो एग है वह भी एक सेल होता है, और हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेल क्या है, यही सेल है। कौन सा सेल, ह्यूमन ओवम। तो ये देखो, ओवम, ओवा, एग, इसी को बोल रहे हैं। ओवा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो यही है एग। इसका न्यूक्लियस तुम देख सकते हो। समझ रहे हो बातों को कितने अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। Bujo recalls that the size of egg in animals varies. The egg may be very small in humans, much larger as in hens. Ostrich egg is largest. ये देखो, अब यहाँ पर ह्यूमन एग की बात मैंने की, ये है देखो। लेकिन यदि हम लोग हेन के एग की बात करें तो इतना बड़ा होता है, लेकिन ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये जो अंडा हम लोग खाते हैं वह क्या बोल रहा है, वह एक एग है। समझ गए ना? इस तरीके से ये बताया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, या फिर बोलेंगे कि ये जो यहाँ पर जो ऑस्ट्रिच का एग है वह एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हो ना? और जो हेंस का एग है वह एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो कितने बड़े बड़े होते हैं, तुम देख जानते भी हो। Bujo recalls that the size of egg is human varies as Bujo recalls that the size of eggs in animals varies। अलग अलग एनिमल में एग का साइज क्या होता है, वेरी करता है। ह्यूमन में भी देखा क्या है, ये स्मॉल साइज का होगा। लेकिन यहाँ पर यदि हेन की बात करें तो वह क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ऑस्ट्रिच का एग जो है वह क्या होता है, लार्जेस्ट होता है। यह तुमने पढ़ा है कि ऑस्ट्रिच का जो एग है वह एक सेल है, वह एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, स्पर्म बन गया, ओवम बन गया, तो नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड अ ओवम।
तो इसी फ्यूजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। When sperms come in contact with an egg, one of the sperms may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. तो यहाँ से मैंने शुरू में ही तुम्हें बताया था, क्या बताया है भाई लोग, देखो क्या बताया है कि यहाँ पर ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें प्रत्येक महीना क्या निकल रहा है, एक एग निकल रहा है, किससे, ओवरी से। और यदि यहाँ पर स्पर्म पहुँचता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पर्म यहाँ पहुँचेगा, लेकिन यदि स्पर्म यहाँ पहुँचता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म, तो स्पर्म इस तरीके से आगे जाता हुआ फिर ओविडक्ट तक पहुँचता है और यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा एग आ रहा है। तो यहीं पर क्या होता है, यहीं पर मतलब ओविडक्ट में ही मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूज़न होता है, और मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के फ्यूज़न को ही, फ्यूज़न मतलब मिलना, मिलने को ही हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। देखा तुमने, ये मैंने कई बार तुम्हें बताया है। तो यहाँ पर देखो ये फर्टिलाइजेशन को दिखा रहा है। यहाँ जो ओवम होता है उसका कई लेयर्स यहाँ देख सकते हो, एक लेयर है, दो लेयर है, और इस ओवम को पार करता हुआ सिर्फ एक, यहाँ देखो इस तरीके से एक स्पर्म ही अंदर आ पा रहा है, और यही स्पर्म फिर क्या करेगा, इसकी न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, फ्यूज़ करता है, और फ्यूज़ करके फिर ये जाइगोट का निर्माण करता है, ये जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, जब फ्यूज़न होगा तब। तो यहाँ से फर्टिलाइजेशन क्या है, तो बस एक वर्ड याद रखना है, फ्यूज़न ऑफ। यदि तुमने ये वर्ड याद रख दिया तो तुम फर्टिलाइजेशन आसानी से लिख सकते हो। फ्यूज़न ऑफ व्हाट, किसका फ्यूज़न हो रहा है, मेल गैमिट का और फीमेल गैमिट का, या फिर बोलेंगे एग का और स्पर्म का। तो द फ्यूज़न ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देखा कितना आसान है। अब बताओ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। कितनी बार मैंने बता दिया, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। यानी कि फर्टिलाइजेशन में एक जो स्पर्म का न्यूक्लियस है और जो तुम्हारा एग का न्यूक्लियस है वो दोनों फ्यूज़ करते हैं और सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। तो यहाँ से क्वेश्चन है, फर्टिलाइज्ड एग को क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब बोलता है, Did you know that the zygote is the beginning of new individual? Yes, we know। शुरू में ही मैंने बता दिया और कई बार मैं बता रहा हूँ। तो ये जो जाइगोट है इसी से बेबी का फॉर्मेशन होता है। कैसे, क्योंकि यही जो जाइगोट है फिर रिपीटेडली डिवाइड करेगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, और यही जो एम्ब्रियो है फिर अल्टीमेटली बेबी का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब है कि हम लोगों का जो जन्म हुआ है वह इसी एक सेल से हुआ है। हम लोग जो बॉडी अभी देख रहे हो ना, लाखों लाख सेल है, वह आखिर बना किससे है, सिर्फ एक सेल से। शुरुआत में हमारा शरीर भी सिर्फ एक सेल का था, और इसी सेल से क्या बना, इसी सेल से एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो से हमारा शरीर बना। और फिर बेबी जो होता है वो छोटा होता है, तो उसके शरीर में सेल डिवीजन होते गया, और आज तुम देख सकते हो तुम्हारा जो शरीर है कितना बड़ा हो गया है। तो ये सारी बातें मैं कई बार बता रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। तो ये देखो यही है जाइगोट, यहाँ पर न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो रहा है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father। यहाँ तुम्हें एकदम क्लियर समझ में आएगा कि जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसमें से किस किस का मीटिंग हो रहा है, एग का और स्पर्म का। तो एग कैसे आ रहा है, मदर की ओर से, और स्पर्म किसकी ओर से आ रहा है, फादर की ओर से। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। यानी कि जो नया बच्चा बन रहा है, जन्म ले रहा है, देखो ये जो बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, वो कैसे हो रहा है, फादर और मदर से। तो फादर से आ रहा है स्पर्म, मदर से आ रहा है ओवम।
तो ये तो तुम्हें पता है कि ये जो स्पर्म है, स्पर्म क्या एक सेल है, तो इस सेल में फादर का डीएनए आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। और यहाँ ये मदर का वर्म है तो इसमें भी मदर का डीएनए आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। तो ये जो जाइगोट बन रहा है ये फादर का डीएनए भी मिल रहा है, मदर का डीएनए भी मिल रहा है। इस तरीके से जो बेबी है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें फादर और मदर दोनों के गुण आएंगे, यही यहाँ पर बोल रहा है कि बेबी में फादर का भी गुण आएगा और मदर का भी गुण आएगा। यहाँ पर एक वर्ड आया है इनहेरिट। इनहेरिट मतलब क्या होता है, माता पिता के गुणों का उनके बच्चों में जाना ही क्या है, इनहेरिट है। अब देखो, लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। बिल्कुल, तुम खुद भी देखोगे तो तुम्हारे शरीर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारे मदर के जैसा होगा और कुछ फादर के जैसा होगा। तो फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर देखो, अब जो फर्टिलाइजेशन है वह भी दो प्रकार का होगा हमारा, एक होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन उसे कहेंगे जो कि बॉडी के अंदर होता है। कहाँ होता है, बॉडी के अंदर। तो तुम देख सकते हो किस तरीके से ये बॉडी में यहाँ स्पर्म आ रहा है और फिर बॉडी के अंदर ही ओविडक्ट में स्पर्म और ओवम मिल रहा है और इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। तो ये हो कहाँ रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है। लेकिन हाँ, तो इसे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बॉडी के बाहर भी फर्टिलाइजेशन होता है, उसे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में वैसे भी फर्टिलाइजेशन होता है। तो यदि तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ह्यूमन में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, तो हम लोग बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। देखो, हर एक लाइन से कुछ क्वेश्चन हम लोग करते चले जाएंगे तो एग्जाम तुम्हारा बेहतरीन होगा। Internal fertilization occurs in many animals including human, cow, dogs and hens। तो ये सारा याद कर लेना है। एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो हम लोग आंसर करेंगे फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। बस यहाँ पर क्या वर्ड याद कर देना है, देख लो, तुम्हें वर्ड्स कुछ याद कर लेना है। इनसाइड फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर में जब फर्टिलाइजेशन होगा दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब चलो, इसके बाद यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। यानी कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी के आउटसाइड क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, वाटर में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जब आउटर साइड ऑफ बॉडी यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो वो कहाँ होता है, तो इन वाटर। लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस हैपेंस। अब ये कैसे होता है, ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉक्स, अब देखो यहाँ फ्रॉक्स का उदाहरण दे रहा है, टोड्स का उदाहरण दे रहा है, मूव्स टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स। तो फ्रॉक्स हैं, टोड्स हैं, वो पॉन्ड्स या फिर स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स के पास जाते हैं, मूव करते हैं। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, देखो द फीमेल लेज। अब यहाँ पर मेल और फीमेल जैसे मीट होगा उनका, तो फीमेल जो होगा वो क्या करेगी, हंड्रेड्स ऑफ एग्स को वहाँ पर रिलीज करेगी। अनलाइक हेंस एग, फ्रॉग एग इज नॉट कवर्ड बाय अ शेल। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं कि जो मुर्गी का एग होता है वह क्या होता है, वह शेल से पूरा क्या है, ढका हुआ है। लेकिन फ्रॉग का एग उस तरीके से नहीं होता है। कैसा होता है, इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेट, ये बहुत डेलिकेट नाजुक होता है। कि ऐसा होता है तो बोलता है अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग, एक लेयर ऑफ जेली होता है इसके एग के चारों ओर, टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग। और यही जेली जो है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि जो फ्रॉग्स का एग है कैसा होता है, तो बोलेंगे बहुत डेलिकेट होता है और एक लेयर ऑफ जेली उसके चारों ओर होता है जो कि उसको प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ पर देख सकते हो एग्स ऑफ फ्रॉग। तो क्या ये फर्टिलाइज्ड है, नो ये फर्टिलाइज्ड नहीं है, ये सिंपली ऐसे फीमेल के द्वारा यहाँ पर एग्स को पानी में दिया गया है।
अब ये फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो एज द एग्स आर लेड, जैसे ही एग को दिया जाता है, द मेल डिपोजिट्स स्पर्म ओवर देम। अब जो मेल है इसके ऊपर स्पर्म को क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा। देखा तुमने? तो ये शरीर के बाहर हो रहा है फीमेल के, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली। अब वो कहाँ स्विम कर रहा है? तो आंसर है वाटर में स्विम कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, इसका टेल के द्वारा ये स्विम कर रहा है। द स्पर्म्स कम इन कॉन्टेक्ट विथ द एग, और जब ये कॉन्टेक्ट में आता है, दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन करेगा। और यहाँ देख सकते हो ये जो फीमेल का बॉडी उससे बाहर हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच, यहाँ से अब है कि क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? तो दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच, तो यहाँ दिस की जगह द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश। तो ये क्वेश्चन है, क्या क्या एग्जाम्पल हो गया? फिश हो गया, स्टारफिश हो गया, फ्रॉग्स, टोड्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। अब चलो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बोल रहा है। तो जैसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी बोलता है तो तुम्हारे दिमाग में आया कि एक टेस्ट ट्यूब होगा, इस तरीके से टेस्ट ट्यूब देखा होगा तुमने, और इसी में बेबी बन रहा है। तुम्हें लगता होगा कि इसी में एक बेबी जो है सो वो जन्म ले रहा है, ऐसा लगता है बहुत बार इस नाम से कि इसमें एक बेबी को ग्रो किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है वो यहाँ पर बता रहा है। हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? Have you heard? Yes, you may have heard. Pujo and Paheli's teacher once told them in the class that in some women oviduct are blocked. कुछ वुमेन में क्या होता है या कुछ फीमेल में क्या होता है कि जो ओविडक्ट है वो क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगा। अब देखो, यदि ओविडक्ट ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ से देखना, ये मैंने तुम्हें बताया इस तरीके से। देखो, यदि ओविडक्ट ही ब्लॉक हो जाए तो यहाँ से जो एग निकल रहा है वो आगे तो जाएगा, लेकिन ये मान लो यहाँ ब्लॉक हो गया, इस तरीके से ये पूरा ब्लॉक हो गया, तो क्या ये आगे जा कर के यदि स्पर्म आता है तो स्पर्म इससे मिल सकेगा? तो आंसर है नहीं, कभी भी ये नहीं मिलेगा। यानी कि नेचुरली ये जो लेडी है, या बोलेंगे कि ये जो फीमेल है, उसका बेबी कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ये ब्लॉक हो गया किसी कारण से, तो ये जो एग निकल रहा है और ये जो स्पर्म है वो कभी आपस में मिल ही नहीं पाएंगे, और जब मिलेंगे नहीं तो फिर बेबी कहाँ से होगा? These women are unable to bear babies, यानी कि इनका बच्चा नहीं होगा, because sperms cannot reach the egg, स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाएगा फॉर फर्टिलाइजेशन। इन सच केसेस, अब बोलता है इन केसेस में डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म्स एंड कीप देम टुगेदर फॉर अ फ्यू आवर्स। तो अब क्या कहता है? बॉडी के बाहर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा। बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कैसे कराया जाएगा? तो डॉक्टर क्या करेगा? एग को जो रिलीज हो रहा है मैच्योर एग, उसको क्या करेगा? कलेक्ट करेगा फीमेल के बॉडी से, और स्पर्म जो है उसको कलेक्ट करेगा मेल की बॉडी से, और इन दोनों को क्या करेगा? एक साथ रख देगा। किस के लिए? ताकि वो दोनों फर्टिलाइज कर सके। फॉर IVF, इसी को बोलते हैं IVF, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन मुख्यतः यहाँ पर कराया जा रहा है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है? आउटसाइड बॉडी। तुम जल्दी से बताओ कि इनसाइड बॉडी फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि स्पर्म और ओवम मिल ही नहीं पा रहे थे, दैट्स वाई IVF कराया जा रहा है। समझ रहे हो ना? In case fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus. अब जो जाइगोट है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन मान लो हो जाता है, फिर जाइगोट बनता है, तो उसको फिर एक सप्ताह तक यहाँ पर डेवलप होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद मदर की यूटेरस में फिर वापस डाल दिया जाता है, और फिर जो बेबी का फॉर्मेशन होता है मदर के यूटेरस में होता है, टेस्ट ट्यूब में नहीं बेबी बनता है। समझ रहे हो?
कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूटेरस, यानी जो बेबी फॉर्मेशन हो रहा है वह यूटेरस में ही हो रहा है, क्योंकि उसके यूटेरस में कोई प्रॉब्लम नहीं था। एंड द बेबी इज़ बोर्न लाइक एनी अदर बेबी, यानी नॉर्मल बेबी का जन्म होता है जैसे कि नॉर्मली होता है। बेबीज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज, और जब बेबीज का जन्म इस तरीके से होता है उसी को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। अब तुमको लग रहा होगा कि टेस्ट ट्यूब में, मतलब पहले लगता होगा कि टेस्ट ट्यूब में बच्चे को बड़ा किया जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। तो ये तुम अब ये क्लियर है तुम्हारे लिए। देखो अब यहाँ एक्टिविटी 6.1 दे रहा है, तो ये देख सकते हो, ये सिंपल सा है, इसको पढ़ने का भी नहीं जरूरत है। वाई डू फिश एंड फ्रॉक्स ले एग्स इन हंड्रेड्स वेयर एज हेन लेज ओनली वन एग एट अ टाइम। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई फिश फ्रॉक्स ज़्यादा यदि एग्स देंगे तो उनका वायबिलिटी का चांस क्या है, बहुत कम होता है। यानी कि पानी में वो दे रहे रिलीज कर रहे हैं तो भाई बहुत कम चांसेस होता है उसके बचने का। दैट्स वाई इनका संख्या क्या होता है, हमेशा ज़्यादा ही होता है ना। ये सारा बात है, तो ये तो अपना दिमाग लगा कर भी तुम सोच सकते हो। चलो अब देखो, यहाँ देखो, दो दीज एनिमल्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म। तो एग्स फिर से वही एग्स हंड्रेड्स हैं लेकिन स्पर्म मिलियंस वहाँ पर रिलीज किया जाता है, क्योंकि भाई कोई कितना स्पर्म पहुँच पाएगा ये भी कोई निश्चित नहीं है। All the eggs do not get fertilized and develop into new individual. This is because the eggs and sperm get exposed to water movement, wind and rainfall. Also, there are some other animals in the pond which may feed on eggs. Thus, production of large number of eggs and sperm is necessary to ensure fertilization of at least few of them. तो यदि ज़्यादा संख्या होगा तो उसमें से कुछ तो फर्टिलाइज होगा और कुछ बेबी का तो फॉर्मेशन होगा, इसलिए उसका संख्या क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट हो गया, हम लोगों ने क्या देखा कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट बन गया है। अब जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यही मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, तो आंसर है जाइगोट, विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, और यही जो जाइगोट है फिर एम्ब्रियो बनेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये ओव्यूलेशन हो रहा है, यानी कि ओव्यूल बन रहा है, ओव्यूल, उसके बाद यहाँ जाइगोट। तुम्हें मैंने बता दिया है कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वह ओविडक्ट में होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब देखो, अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट कितना सेल का है ये भी क्वेश्चन आएगा, तो आंसर है सिंगल सेल का है। ये कितना सेल का है, सिंगल सेल का है, ये भी याद रखो। अब सिंगल सेल है, अरे यार सिंगल सेल है, तो ये सिंगल सेल अब क्या करता है, डिवाइड करता है। और यहाँ देख सकते हो एक सिंगल सेल से फिर दो सेल्स बन रहे हैं, 2 से 4 सेल्स बन रहे हैं, 4 से, इस तरीके से सेल्स की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ये एक अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा है, और यही एम्ब्रियो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, यूटेरस के वाल में इम्बेड हो जाता है। तो यह बोलता है इम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो। तो इम्बेडिंग क्या होता है, यहाँ धंस जाता है, और फिर मदर्स का जो ब्लड है उसी से इसका क्या होता है, पोषण होता है। यानी कि ये फिर एम्ब्रियो उससे न्यूट्रिशन को ले करके बढ़ता है, और फिर बेबी का फॉर्मेशन होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ देख सकते हो यूटेरस का वाल यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, तो यूटेरस के वाल से ही बेबी क्या करेगा, न्यूट्रिशन को लेगा। यहाँ पर बी है, और बी क्या है देख सकते हो, बॉल ऑफ सेल्स, जो कि क्या है, इनलार्ज है, ठीक है ना। जाइगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, ये जो ए है वो मैंने बताया। फिर बॉल्स ऑफ सेल जो भी कि तुम्हारा एम्ब्रियो को दिखा रहा है, इम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूटेरस, यहाँ पर देख सकते हो ये जो इम्बेड कर रहा है मतलब ये धंस रहा है यूटेरस के वाल में। तो यही सब यहाँ पर फिगर दिखाया गया है। तो the zygote divides repeatedly to give rise a ball of cells. The cells then begin to form groups that develops into different tissue and organs of the body. This developing structure is termed as embryo.
तो जाइगोट जब डेवलप करता है तो डेवलप करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ये देखो यही है डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब क्या होता है, बोलता है द एम्ब्रियो गेट्स इम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। ये भी मैंने बताया कि जो एम्ब्रियो है वो क्या कहाँ जाएगा, तो वो यूटेरस के वॉल में धंस जाएगा और जिससे कि फिर बेबी वहाँ पर ग्रो करे, बेबी का फॉर्मेशन होगा। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस, इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड्स, आईज, ईयर्स। अब देखो यही जो एम्ब्रियो है इसी में से फिर जो बॉडी पार्ट्स से बनना शुरू होंगे, जैसे कि हैंड्स, लेग्स, आईज। और यहाँ पर देखो कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है बॉडी का, जैसे कि बहुत सारे टिश्यूज़ का बनना, हड्डी का बनना, और साथ ही साथ जैसे हार्ट का बनना और डिफरेंट ऑर्गन्स का बनना, वो भी सारा यहाँ पर शुरू हो जाता है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। तो यहाँ से ही क्वेश्चन आया कि फीटस क्या होता है। तो एम्ब्रियो का वैसा स्टेज जब बॉडी पार्ट्स दिखना शुरू हो जाए, आइडेंटिफाइड होना शुरू हो जाए, उसी को फीटस कहते हैं। और फीटस में तुम देखोगे कि मेल है कि फीमेल है ये भी पता चलने लगता है। When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby। और जब ये फीटस क्या हो गया, उस स्टेज में आ गया जब इसको जन्म देने का स्टेज है, तब फिर मदर के शरीर से ये बाहर आ जाता है और इस प्रकार से बेबी का जन्म होता है। लेट्स मूव फर्दर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेन्स ऑल्सो। तो हेन में भी कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बट डू हेन्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउस? तो आंसर है नहीं। ये तो तुम जानते भी हो कि मुर्गी क्या देगा भाई, अंडा। यू नो दैट दे डू नॉट, देन हाउ आर चिक्स बॉर्न? तो चिक्स कैसे, जैसे कि जो अंडा है उसमें से चिक्स कैसे निकलते हैं? तो यहाँ पर देख रहे हो, सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। तो यहाँ पर हेंस के बारे में बोल रहा है कि हेंस में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का जब प्रोसेस होता है उसके बाद जाइगोट बनता है, और जो जाइगोट है वह डिवाइड करता है रिपीटेडली, लगातार वो डिवीज़न करता है और ट्रैवल करता है ओविडक्ट की ओर, ठीक है। एज इट ट्रैवल्स डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। और जब ये ट्रैवल करता है तो बहुत सारे इसके चारों ओर प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाते हैं। The hard shell that you see in a hen's egg is one such protective layer। यानी कि ये जो अंडा है मुर्गी का, उसमें जो हार्ड शेल है वो इसके चारों ओर जो प्रोटेक्टिव लेयर्स बन रहे हैं उसी का रिजल्ट है। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द हेन फाइनली लेज द एग। यानी कि जो मुर्गी है क्या करता है, अंडे को देता है। अब यहाँ देखो, मुर्गी बच्चे को जन्म नहीं देता बल्कि अंडा देता है। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक। अब अंडे के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है, और वो लगभग 3 वीक का समय लेता है। क्वेश्चन पूछेगा कितना समय, तो 3 वीक्स का समय लगेगा एक चिक के रूप में उसको डेवलप होने में। तो तुमने शायद देखा भी होगा कि कैसे अंडे से उसका बच्चा निकलता है। तो यहाँ देखो लिखा भी हुआ है, यू मस्ट हैव सीन द हेन सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्म। तो एक खास टेम्परेचर चाहिए जिससे कि वो जो एग है उसमें से चिक का डेवलपमेंट हो सके। तो वो जो टेम्परेचर है कैसे आता है, तो हेन जो है उस पर बैठ जाती है और उसको वार्मथ यानी कि गर्मी प्रदान करती है, जिससे कि वो जो एग का एम्ब्रियो है वो चिक में डेवलप होना शुरू हो जाता है और 3 महीने बाद अंडा फूट जाएगा और चिक निकल जाएगा। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स क्या बोलता है, टेक्स प्लेस इनसाइड द एग शेल। यस, जो एग शेल है उसके अंदर क्या होता है, वो एम्ब्रियो से चिक के रूप में वो डेवलप होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इट बर्स्ट, यानी जो आउटर लेयर है वह जो कड़ा सा आउटर शेल होता है वो बर्स्ट करता है, टूटता है,
बर्स्ट ओपन द एग शेल, ठीक है, और उससे फिर चिक बाहर निकल जाता है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो ये हम लोगों ने पढ़ भी लिया है कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसमें होता है उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या होता है, फीमेल के बॉडी के बाहर होता है। द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग, और जो एम्ब्रियो है वह एग कवरिंग के ही अंदर क्या करता है, डेवलप करता है। आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप द एग्स हैच, और जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो एग क्या करता है, हैच करता है, यानी कि वो फूट जाएगा, या फिर बोलो कि वह वहाँ से एग से बच्चा है वह निकल जाएगा। यू मस्ट हैव सीन न्यूमेरस टैडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स आर एंड स्ट्रीम्स। तो आपने टैडपोल्स देखा होगा, यही वो टैडपोल्स है जो कि आगे बढ़ करके फ्रॉग बनाते हैं, समझ गए। अब देखो वीवी पेरस एंड ओवी पेरस, तो इसको तो याद करना बहुत आसान है। देखो वी को उल्टा कर दिए तो ये बन गया यंग वन, देखा, और ओवी पेरस में ओ ऐसे ही है यानी एग है। तो जो जीव किस चीज को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, उन्हें वीवी पेरस कहते हैं, और जो जीव अंडे को जन्म देते हैं उसे ओवी पेरस कहते हैं। कितना आसानी से याद कर लिया, ओ से ओवी पेरस और भी से इस तरीके से हम लोगों ने क्या बना दिया, एक बच्चे को बना दिया, तो वीवी पेरस। We have learned that some animals give birth to young ones while some animals lays eggs which later develop into young ones। तो यहाँ पर क्लियरली है क्वेश्चन हमारा दो, वीवी पेरस किसे कहते हैं और ओवी पेरस किसे कहते हैं। देखो यहाँ क्या लिख रहा है, वीवी पेरस किसे कहते हैं, तो द एनिमल्स विच गिव बर्थ, मतलब जो जन्म देता है, टू यंग वंस, बस इतना तुम्हें याद रखना है, गिव बर्थ टू यंग वंस, बस इतना सा बात याद रखोगे, आर कॉल्ड विविपेरस। तो द एनिमल्स विच गिव बर्थ, वो जन्म देता है किस चीज को, यंग वंस को जन्म देता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, विविपेरस। गिव बर्थ गिव बर्थ गिव बर्थ गिव बर्थ, यही बात है कि जब हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आखिर इसको कैसे हम लोग लिखें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके, तो उसके लिए कुछ वर्ड्स तुम्हें याद रखना होगा। दोज एनिमल्स विच ले एग्स, ये वर्ड याद रखना है, जो क्या करता है, अंडा देता है, आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। तो ले एग्स ओविपेरस, गिव बर्थ टू यंग वंस इज विविपेरस। यहाँ से भी क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, ओविपेरस और विविपेरस में डिफरेंस करें। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। अब देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी बोल रहा है, ट्राई टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, frog, lizard, butterfly or moth, hen and crow or any other bird where you able to observe eggs of all of them, make drawing of the eggs that you have observed। तो ये तो भाई थोड़ा सा मुश्किल है, ये सब तुम्हें मिलेंगे तभी तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। The eggs of a few animals are easy to observe because their mothers lay them outside their bodies। तो जो एग्स जो उसकी मदर है उसके शरीर के बाहर होगा, जैसे हेंस एग है, उसको हम लोग आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स, बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग, काउ और कैट, दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स। तो ये तो बहुत सिंपल सा बात है कि जो डॉग है, काउ है, कैट है, ह्यूमन है, ये एग्स को नहीं देते, ठीक है। द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एनिमल्स। तो यहाँ पर ओविपेरस एनिमल्स का एग्जाम्पल दिया है, विविपेरस एनिमल का एग्जाम्पल दिया है, उसको तुम याद कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट लाइन। कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। तो ये तुम ट्राई करो, जो अंडे देते हैं और जो बच्चे देते हैं उनका नाम तुम मेंशन यहाँ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, यंग वंस टू एडल्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बॉर्न
और हैश्ड फ्रॉम द एग्स, तो वह न्यू इंडिविजुअल जो कि जन्म लिए हैं, बच्चे जो जन्म ले रहे हैं या अंडे से जो बच्चे आ रहे हैं, वे क्या करेंगे, वे ग्रो करेंगे और फिर अल्टीमेटली एडल्ट्स बन जाएंगे। अब ग्रो कैसे करेंगे ये मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरीके से उनके शरीर में सेल्स की संख्या बढ़ती जाएगी और साथ ही साथ उनका शरीर भी एडल्ट के जैसा धीरे धीरे होता चला जाएगा। तो इन सम एनिमल्स द यंग वंस मेक लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स, ये वाला बात बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ। द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग इज सोन इन फिगर 6.10। यहाँ पर देखो ये है हमारा फ्रॉग दिख रहा है। अब जब फ्रॉग एग को ले करता है तो एग से इसका जो बच्चा बनता है उसे बोलते हैं टैडपोल लार्वा, ये टैडपोल है। और यदि तुम टैडपोल को देखोगे तो बिल्कुल भी ये एडल्ट फ्रॉग के जैसा नहीं दिखता है। ये कैसा दिखता है, तुम्हें मछली के जैसा दिखेगा और ये पानी में रहता है। और जब इसमें ग्रोथ होते रहता है फिर ये लेट टैडपोल का फॉर्मेशन करेगा और अल्टीमेटली फिर एडल्ट फ्रॉग बनाएगा। ये क्या है, यहाँ पर देखोगे कि जो एडल्ट फ्रॉग है और इसका जो बच्चा है एकदम डिफरेंट है। मस्कीटो में भी इस तरीके से देखोगे कि मस्कीटो नाली में इस तरीके का तुम्हारा संरचना दिखेगा। तो ये जो है मस्कीटो का लार्वा होता है। और जो बड़ा मस्कीटो देखोगे वह क्या, उसमें पंख होते हैं, वह उड़ता है। इसी तरीके से बटरफ्लाई में देखोगे तो बटरफ्लाई में जब शुरू में देखोगे तो कीड़े के जैसा लगेगा, बाद में उसमें पंख आ जाएगा और वो बटरफ्लाई का रूप ले लेगा। तो लेकिन यदि मनुष्य को देखोगे, कुत्ते को देखोगे, बंदर को देखोगे तो इनका बच्चा जैसा बच्चा जन्म लेता है, बड़े होकर के जब एडल्ट बनता है तो उसी के जैसा लगभग होता है। तो यहाँ यही बता रहा है कि ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज। यानी कि यहाँ मेरी बात को समझो कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें जो बच्चा होता है, जैसे कि एग से जो बच्चा निकलता है वह एडल्ट से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो यहाँ बोलता है कि ऑब्जर्व करिए स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम एग से एडल्ट स्टेज तक, इसको स्टडी करिए और ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। वी फाइंड दैट देर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। तो हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर, तो देर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, इसको याद करना। पहला है एग, दूसरा है टैडपोल लार्वा और तीसरा क्या है, एडल्ट। एग, टैडपोल लार्वा एंड एडल्ट, एग, टैडपोल लार्वा एंड एडल्ट। तो सबसे पहला एग में आएगा, फिर दूसरा टैडपोल लार्वा और फिर तीसरा क्या होगा, एडल्ट में वो बदल जाएगा। डोंट द टैडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट? यस, जो टैडपोल्स होते हैं वे एडल्ट से बहुत डिफरेंट होते हैं। यदि तुम्हें दोनों दिखाए जाए तो बोलोगे कि ये दोनों तो सिमिलर है ही नहीं, ये तो टैडपोल है, वो तो कोई मछली है। कैन यू इमेजिन दैट दिस टैडपोल्स वुड सम डे बिकम अ फ्रॉग? नो, यू कांट इमेजिन, तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते हो। बट इट इज़ रियलिटी दैट ये टैडपोल्स क्या होता है, एक फ्रॉग में परिवर्तित हो जाता है। तो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग यहाँ पर देख सकते हो। It means the tadpole transforms into adults capable of jumping and swimming। यानी कि जो टैडपोल्स होते हैं वो एडल्ट से पूरी तरीके से डिफरेंट होते हैं, बट दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट्स कैपेबल ऑफ जंपिंग, स्विमिंग। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। दिस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। तुम्हें बताना क्या हम लोगों के शरीर में मेटामॉर्फोसिस होता है? तो आंसर है नहीं, हमारे शरीर में इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। क्या क्या वर्ड याद रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदल रहा है। फ्रॉम लार्वा इनटू एन एडल्ट, लार्वा से एडल्ट में वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसी को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मार नहीं, मॉर्फोसिस ऐसे पढ़ना, मेटामॉर्फोसिस। समझ रहे हो ना? फिर से बता दे रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है।
किस चीज़ का हो रहा है, लार्वा का, किस चीज़ में हो रहा है, एडल्ट के रूप में हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस, इसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। व्हाट अबाउट, तो क्या तुम लिख सकते हो व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? यस, व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो, तो हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रहा है। इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज पेरेंट इन present in the adults are present from the time of birth, so there is not this kind of metamorphosis. Do you think it's to undergo metamorphosis? No. अब आ गया हमारा asexual reproduction. तो so far we have learnt about reproduction in some familiar animals, but what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba? तो अब यहाँ बात करें कि हाइड्रा में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, अमीबा में होता है कैसे, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है। डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस? लेट्स फाइंड आउट। तो अब हम लोगों को इसमें काफ़ी सारा पढ़ना है, जैसे कि अभी हाइड्रा के बारे में पढ़ना है। मैंने बर्डिंग बताया था तुम्हें, किस तरीके से हाइड्रा में एक आउटग्रोथ निकलता है जिसे हम लोग बर्ड कहते हैं, और फिर ये डिटैच होता आता है अपने पेरेंट से और एक न्यू हाइड्रा को बना लेगा। ये शुरू में मैंने पढ़ाया था। तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा, तो तुम अपने स्कूल में परमानेंट स्लाइड देख सकते हो हाइड्रा का, या टीचर ने दिखाया होगा माइक्रोस्कोप से। ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप, लुक आउट फॉर एनी बल्जेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। तो यहाँ हाइड्रा में एक बल्ज निकलता है, एक आउटग्रोथ निकलता है, इसी को क्या बोलते हैं? आउटग्रोथ या बल्ज। तो ये जो आउटग्रोथ बल्ज निकलता है, दैट ग्रोज, वो क्या करता है? ग्रो करता है। एंड डिटैच्ड आफ्टर सम टाइम इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट, और ये फिर क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है फ्रॉम पेरेंट से। तो क्या क्या वर्ड्स याद रखने होंगे तुम्हें? आउटग्रोथ या बल्जिंग याद करना होगा, फिर ग्रो याद करना होगा, फिर डिटैच याद करना होगा। ये 3-4 वर्ड्स याद करना होगा, तब जाके तुम बर्डिंग को डिफाइन कर सकते हो। तो व्हाट इज बर्डिंग? तो in some organism an outgrowth or bulge is develops नहीं, develops। फिर से सुन लो, बर्डिंग में क्या होगा? एन आउटग्रोथ और बल्ज इज डेवलप्स इन सम ऑर्गेनिजम्स बॉडी, इट ग्रोज एंड आफ्टर सम टाइम इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट। एंड पेरेंट में बोल रहा हूँ, पेरेंट्स नहीं बोल रहा हूँ, पेरेंट मतलब सिंगल पेरेंट हो गया। मतलब यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया था कि सिंगल ऑर्गेनिज्म में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसमें मेल और फीमेल का जरूरत नहीं है। काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड्स, तो ये स्लाइड्स तुम देखोगे उसमें देख सकते हो। ऑल्सो नोट द साइज ऑफ द बल्जेस, ड्रा द डायग्राम ऑफ हाइड्रा एज यू सी इट, कंपेयर इट विथ द फिगर, इससे तुम्हें कंपेयर करना है। एंड दिस इज कॉल्ड बर्डिंग। In each hydra there may be one or more bulges. These bulges are developing new individuals and they are called buds. And this form of reproduction is called as budding. Recall the presence of buds in yeast. yeast में भी buds निकलते थे, याद करो 7th में पढ़ा था। In hydra two, the new individual develops as outgrowths from a single parent. अब ये सिंगल पेरेंट से यदि ये बढ़ रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एज एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें जो डेफिनेशन है, अच्छा जो डेफिनेशन है तुम्हें जो याद है वो लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही लिखो। तो द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, द लिख सकते हो कि द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या फिर देखो कि रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। Since new individual develop from the buds in hydra, this type of asexual reproduction is called budding. तो हाइड्रा में कैसे रिप्रोडक्शन होता है? तो आंसर है बडिंग के द्वारा। कैसे हो रहा है?
तो ये जो बर्ड बन रहा है वह हाइड्रा में क्या हो रहा है, हाइड्रा में ये जो बर्ड बन रहा है और बर्ड्स से क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि जो इंडिविजुअल है वह डेवलप हो रहा है किस चीज़ से, बर्ड से। तो इसे हम लोग कहते हैं बर्डिंग। अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा। याद रखो, तो अमीबा में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ देख सकते हो बाइनरी फिजन के द्वारा अमीबा में रिप्रोडक्शन होता है। तो ये है हमारा अमीबा। और अमीबा में ये जो अमीबा क्या है, ए वन सेल यूनिसेलुलर है। क्या है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है कि एक सेल का बना होता है, वन ओनली। अब इसी में न्यूक्लियस वगैरह है और ये सारा अपना लाइफ का फंक्शनिंग सिर्फ एक सेल से ही करता है। अब क्या होगा, तो इसमें का न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होगा और उसके बाद क्या होगा, ये सेल भी डिवाइड होना शुरू होगा और एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन कर देगा और इसी को हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा। You have already learnt about the structure of amoeba. You will recall that amoeba is a single-celled organism. That's why we call it unicellular organism. ये भी याद रखना कि अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो क्या हाइड्रा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है? नो, इट इज़ नॉट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इज़ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बात याद रखना। तो क्या यीस्ट जो बताया गया था वो कैसा है, तो वो यूनिसेलुलर है, यीस्ट भी यूनिसेलुलर है। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस। सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है इनटू टू न्यूक्लियाई। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू। उसके बाद इसका बॉडी डिवाइड होता है दो में, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा। दिस टाइप ऑफ asexual reproduction is known as binary fission. तो रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। इसको याद कर लेना है, ठीक है। व्हाट इज बाइनरी फिजन? बाई मतलब हो गया दो, तो दो से ही याद कर लेना है बाइनरी फिजन। तो बोलता है व्हाट इज बाइनरी फिजन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल। ठीक है, तो वन इंडिविजुअल से जब टू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फिजन देयर आर अनदर मेथड्स बाय विच अ सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूसेस यंग वंस। यू विल स्टडी अबाउट दिस इन योर हायर क्लासेस। सीधे सीधे 10th में ही तो पढ़ लेना है तुम्हें। तो अब लास्ट में एक येलो बॉक्स दिया गया है, बोल रहा है स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। सबसे पहले क्लोन का मीनिंग क्या होता है। क्लोन जैसे कि मान लो यहाँ पर एक गुलाब का पौधा है और गुलाब के पौधे को यहाँ कटिंग करके वापस से हम लोग उसको लगाते हैं तो उससे भी गुलाब का पौधा मिलता है। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे क्लोनिंग कहेंगे। क्लोनिंग का मतलब एग्जैक्ट सेम, यहाँ पर जब हम लोग ऑफस्प्रिंग को पाते हैं तो उसे हम लोग क्लोन कहते हैं। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल। यहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल कह रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ऑर्गेनिज्म जब प्रोड्यूस होगा तो उसे हम लोग क्लोन के नाम से जानेंगे। एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है क्लोन शब्द का मीनिंग क्या कह रहा है कि यदि एग्जैक्टली सेम हम लोग एग्जैक्टली कॉपी पाएंगे किसी सेल का या फिर किसी अदर लिविंग पार्ट का या फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो व्हाट इज क्लोन, तो तुम्हें बोलना है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म या एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल या एग्जैक्ट कॉपी ऑफ लिविंग पार्ट, कुछ भी हो सकता है, उसे हम लोग क्लोन के नाम से जानेंगे। Cloning of an animal was successfully performed for the first time by Ian Wilmot and his colleagues at the Rosalind Institute of Edinburgh। तो इसको भी याद रख सकते हो कि किस तरीके से क्लोनिंग कहाँ पर सबसे सक्सेसफुल हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था। They successfully cloned a ship named Dolly। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि इयान विल्मट ने किस शिप को
क्लोन किया था उसका नाम क्या था? तो द नेम वाज डॉली। डॉली कौन है? तो डॉली एक शिप है, ये सब बात याद रखना। डॉली वाज बोर्न ऑन 5th जुलाई 1996 एंड वाज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। नाउ क्वेश्चन विल अराइज, फर्स्ट मैमल जो कि क्लोन्ड हुआ था वह क्या था? तो वह था एक शिप जिसका नाम क्या था? डॉली। तो भाई डॉली कैसे बनी उसको सिंपल लैंग्वेज में देखें तो यहाँ पर स्कॉटिश ब्लैक फेस यू तुम्हें दिख रहा है, इसके अंदर से एक एग को निकाला गया। एग मतलब इसमें एक ओवम था उसको निकाला गया और उसके न्यूक्लियस को यहाँ से हटा दिया गया। फिर ये फिन डॉर्सेट शिप है, इसका जो मैमरी ग्लैंड है उससे एक सेल को निकाला गया और उसके न्यूक्लियस को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। और इसके बाद इसको फिर ये जो तुम्हारा स्कॉटिश ब्लैक फेस यू है उसके शरीर में ट्रांसफ़र कर दिया गया और ये जब डेवलप हुआ तो फिर यही बन गया तुम्हारा डॉली। समझ रहे हो? तो यहाँ पर वही चीज़ बता रहा है, क्या बोला? During the process of cloning Dolly, a cell was collected from the mammary gland of a female fin dorsate sheep। तो एक फीमेल फिन डॉर्सेट शिप यहाँ देख सकते हो, इसके मैमरी ग्लैंड से एक सेल को निकाला गया। Simultaneously an egg was obtained from a Scottish blackface ewe। ये देखो स्कॉटिश ब्लैकफेस यू है, इससे भी एक एग को निकाला गया। द न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द एग। यहाँ से न्यूक्लियस को क्या किया गया था? हटा दिया गया था और जो मैमरी ग्लैंड वाला न्यूक्लियस था उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। Then the nucleus of mammary gland cell from the fin dorsate sheep was inserted into the egg of the Scottish blackface ewe। Those nucleus had been removed। यानी कि यहाँ पर से न्यूक्लियस को हटा करके ये जो फिन डॉर्सेट शिप का न्यूक्लियस है मैमरी ग्लैंड का उसको यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसी का सारा न्यूक्लियस में ही सारा गुण है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम है, उसी में डीएनए है, तो इसी का गुण वाला बच्चा पैदा होगा, ऐसा बताया जा रहा है। द एग दस प्रोड्यूस्ड वाज इम्प्लांटेड इनटू स्कॉटिश ब्लैकफेस यू। अब जब एग जो प्रोड्यूस हुआ उसको फिर से इसी में डाल दिया गया, स्कॉटिश ब्लैकफेस यू। तो तुम्हें बताना है कि ये जो बच्चा बनेगा वो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है इससे मिलेगा या इससे मिलेगा, यानी कि ये किसका क्लोन होगा? तो आंसर है ये बनेगा क्लोन। इसका देख सकते हो, इसका फेस और इसका फेस एकदम क्लोन बना है, ठीक है, फिन डॉर्सेट शिप का। तो यही बोल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वाज बोर्न एंड डॉली वाज एग्जैक्टली द कॉपी ऑफ व्हाट? फिन डॉर्सेट शिप। दो डॉली वाज गिवन बर्थ by the Scottish blackface ewe, it was found to be absolutely identical to the Finn Dorset sheep। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि डॉली किससे आइडेंटिकल थी? तो फिन डॉर्सेट शिप्स थे, यानी कि क्लोन बनाया गया इसका, ठीक है ना। फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वाज टेकन, जिससे न्यूक्लियस लिया गया था। अब तो तुम्हें पता है कि न्यूक्लियस में ही डीएनए होगा, क्रोमोसोम होगा, डीएनए होगा, तो भाई जिसका डीएनए गया उसी की कॉपी बनेगा। Since the nucleus from the egg of the Scottish blackface ewe was removed, Dolly did not show any character of the Scottish blackface ewe। है ना, यानी कि इसका तो कोई भी कैरेक्टर इसमें नहीं जा रहा है, क्योंकि इसमें तो न्यूक्लियस इसका है और डीएनए इसका है सारा। तो जिसका डीएनए होगा वैसा ही ये बच्चा बनेगा, और ये तो सीधे सीधा क्या बनाया जा रहा है? एक क्लोन बनाया जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हो ये इसका क्लोन है ना। डॉली वॉज अ हेल्दी क्लोन ऑफ द फिन डॉर्सेट शिप। क्वेश्चन पूछेगा कि किसका क्लोन है? तो फिन डॉर्सेट शिप का। एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग ऑफ हर ओन थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स। अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन 14 फरवरी 2003 ड्यू टू सर्टेन लंग डिजीज। तो इस तरीके से ये बताया गया है। Since Dolly, several attempts have been made to produce clones mammals. However, many die before birth। ये बहुत ट्राई किया गया इसी के जैसा, लेकिन बहुत बर्थ के पहले ही मर जाते हैं। और डाई सून आफ्टर बर्थ। द क्लोन एनिमल आर मैनी अ टाइम्स फाउंड टू बी बॉर्न विद सेवरल एबनॉर्मलिटीज। बहुत बार जब क्लोन बनाया जाता है तो सेवरल एबनॉर्मलिटीज के साथ वो बनते हैं। इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। ये सारे चीज़ें मैंने तुम्हें करा दी हैं। तुम ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो और क्या क्या तुम्हें पढ़ना है। थैंक यू।